हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लाइव क्लास 10 का बायो का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट में हमने न्यूट्रिशन के है ना इसके न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और यहाँ पे मतलब हमको हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना था। ठीक है, तो हल्का फुल्का हमने समझा था, इसको ओवरव्यू किया था, इसको हम लोग डीप में नहीं पढ़े थे, है ना। तो आज हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ेंगे। और ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, यहाँ पे ना एक टॉपिक है छोटा सा, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो मैंने बताया था न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक। और मैंने उसमें आप लोग को ऑटोट्रॉप्स की द टर्म ऑटोट्रॉप्स बताया था, है ना, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था, ये वाला, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। दूसरे जीव हो सकते हैं प्लांट के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरियाज, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही से बना लेते हैं। ओके, तो ये सब जितने भी जीव होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज, कुछ प्लांट्स, ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनका ब्रेकडाउन करके उसे एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे समझ जाइए ना कि कोई जीव है और वो मर जाए, तो मर जाएगा तो सड़ने करने लगेगा, है ना। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, ये जीव क्या करते हैं, उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, उसको तोड़ते हैं और ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, है ना, कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर तोड़ के मतलब धीरे धीरे हड्डी के रूप में, तो छोटे छोटे हड्डियाँ बचता है, वह सब तो खत्म हो जाता है। और जो वो सब जो खत्म हो गया ना, उसका मान वो सब कैल्शियम में, सोडियम में, ये सब चीज़ में हड्डी भी बाद में खत्म हो जाता है। तो कुछ कुछ अलग अलग चीज़ में, पोटाशियम में, मैग्नीशियम में, आयरन में, ये सब में ऑर्गेनिक चीज़ टूट जाता है। और इसी चीज़ को बाद में सो फिर मतलब अलग हो गया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन गया, फिर किस में मिल गया, सॉइल में मिल गया। और फिर वही सॉइल इन फ्यूचर आने वाला जो प्लांट होगा उसको वो दे देगा। ठीक है, तो प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से और कुछ बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, और फिर उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था, और मैंने आपको बताया था जो हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग हीटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। और ये जीव, है ना, ये जीव कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ओके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर वंस में तोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन कर लिए इसका, और ब्रेकडाउन करने के बाद इन चीज़ों को वो लोग पचा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म दी ब्रेकडाउन, इसको हम लोग को अभी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसको हम जब आगे आप फर्दर पढ़ेंगे हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है, जब कुछ ही वो लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ खाते हैं, जैसे कि हम लोग ना कुछ चीज़ खा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तो एज ए फूड न्यूट्रिएंट हो गया, जो कि फूड में प्रेजेंट होता है ना। तो वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर टाइप का हो गया, उसको तोड़ना जरूरी है, वो टूट के सिंपलर में होगा, और जब सिंपल में टूट जाएगा, जब वो ग्लूकोज बनेगा, तब वहाँ से हम उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रोसेस। और किसी भी चीज़ को, फूड न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हीटोट्रॉप्स में, हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक बायो कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, बायो कैटलिस्ट। और ये बायो कैटलिस्ट को ही हम लोग इंजाइम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंजाइम कहते हैं। और यही इंजाइम, है ना, फूड न्यूट्रिएंट को पचाने के लिए मेन कारक साबित होता है, और यही फूड न्यूट्रिएंट को पचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और मैंने आप लोग को लास्ट टाइम इसका एक ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, और मैंने उसमें बहुत अच्छे समझाया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। और मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई जीव, है ना, खुद से अपना ही भोजन बना ले, है ना। दी ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। ठीक है,
यानी वो कोई भी जीव जो अपना भोजन है ना खुद से ही बना ले, दूसरा पे डिपेंडेंट ना हो कि ना भाई क्या करे, वो सब चीज़ जो जैसे कि कोई प्लांट्स हो गए है ना, तो उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह प्रोसेस ऑटोट्रॉप्स के द्वारा होता है जिनमें सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है और उन्हें कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे ना ये एक तरीके से फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन भी है, और आपने जूनियर क्लासेस में जितने भी डेफिनेशंस पढ़ते वो किसके फोटोसिंथेसिस के, वो डेफिनेशन अब नहीं चलेगा, कुछ डेफिनेशन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा, इट इज द प्रोसेस बाय विच फोटोसिंथेसिस है ना, इसमें लिखा है इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर फॉर्म्स, है ना। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोट्रॉप्स बाहर से कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उन्हें स्टोर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और है ना स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो यानी सराउंडिंग से कुछ सब्सटेंस लिए इन्हें स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, और ये मटेरियल जो होता है टेकन ये जो स्टोर फॉर्म्स बना है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बना हुआ है, और यही आगे जाके कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यानी कहने का मतलब यही स्टोर फॉर्म्स यही कार्बोहाइड्रेट है ना। यानी बाहर से कुछ सब्सटेंस लिया गया, एक स्टोर फॉर्म्स बना दिया गया, और ये स्टोर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बना है, और उससे मिलकर क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और ये किसके प्रेजेंस में बना है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इतना आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से लेके इट से लेके आप लोग को यहाँ क्लोरोफिल तक, ठीक है। तो ये एक तरीके से फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हो गया, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है ना कि प्लांट्स में कार्ब्स जो होता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वो ना बहुत ज़्यादा बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए तो कोई फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज चाहिए उसको, लेकिन उसके पास ना मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन गया है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब वो तो ज़्यादा बना तो उसको तो शरीर से फेंकेगा नहीं, तो वो क्या करता है ना, उस कार्बोहाइड्रेट को एक स्टोर्ड फॉर्म में स्टोर कर लेता है। यानी वो ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में कार्ब्स प्रेजेंट है तो उसको स्टोर कर लेगा, और वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को वो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। किसके रूप में स्टोर करता है, स्टार्च। तो आपसे पूछा जाएगा प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे स्टार्च के रूप में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि तुरंत यूज ना हो और स्टोर हो जाए तो उसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, ठीक है। इसी में एक छोटा सा दिया हुआ है कि जब ह्यूमंस में चाहे किसी अलग जीव में जब हम लोग खाना खाते हैं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनता है तो वह हमारे शरीर में वो एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये चीज़ याद रख लिखा, ह्यूमंस में एनर्जी किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, क्या कहते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़े थे कि प्लांट्स में एनर्जी स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऑटोट्रॉपिक ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता कैसे है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे इक्वेशन समझिए, प्लांट CO2 लेता है, मैंने आपको बताया, और वाटर लेता है, वाटर के हेल्प से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ग्लूकोज बना, O2 बना और H2O बना। O2 बाय प्रोडक्ट है, ये निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और H2O प्लांट यूज कर लेगा एज ए प्लांट के मॉइस्चर के लिए। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा होगा वो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उड़ जाएगा। ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ में वाटर वेपर्स के रूप में स्टोमेटा से रिलीज हो जाते हैं, और ये इस चैप्टर में आगे भी पढ़ाएंगे और आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 7th में था ये सब चीज़, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को ना, ये जो इक्वेशन इसको हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ इसे समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको समझिए। पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना। लाइट एनर्जी
है ना, ये जो सनलाइट है, यानी कहने का मतलब लाइट एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, पहला स्टेज। दूसरा, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये स्प्लिट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, इसको तोड़ के हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी यानी सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और स्प्लिट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, जिसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेज है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब रिडक्शन होता क्या, तो सुनिए, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कार्बनिक मॉलिक्यूल में, चाहे कोई भी अदर मॉलिक्यूल कार्बनिक जिसमें कार्बन हो, और चाहे कोई भी अदर मॉलिक्यूल्स में जब हाइड्रोजन ऐड होता है तब हम उसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब किसी भी मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले सेकंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गया था। अब होगा क्या कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो इसे जो हाइड्रोजन अलग हुआ है वो मिक्स हो जाएगा इस कार्बन डाइऑक्साइड में और बना देगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो इसको आप लोग इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। और इसमें तो बैलेंस किया हुआ है, आपको मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। लेकिन तब तक आप लोग इसको रट लीजिए जब तक वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक ये 3 समझ में आएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों VVI है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर आगे देखिए, है ना, अब ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, ये मतलब एक साथ नहीं होते, एक जैसे ये तीनों लिखा हुआ है उस एक से डायरेक्टली नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कोई मतलब नॉर्मल समझिए कोई भी आगे हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ना फर्स्ट के बस थर्ड हो जाए, और ये मतलब समझिए कोई आगे पीछे हो सकता है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि ये एक ही जैसा चलते रहो, कोई पहले हो जाएगा कोई बाद में हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए डेजर्ट प्लांट्स आप लोग जानते हो मेन है कैक्टस, सबके माइंड में सबसे पहले वही आता है। अगर डेजर्ट एरिया में जाए ना, तो अगर प्लांट डेजर्ट एरिया का प्लांट्स के बारे में सोचे तो सबसे पहले माइंड में कैक्टस ही आएगा, ठीक है। अब उसके साथ पता है क्या होता है, अब जैसे ये एक साथ इमीडिएटली तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकते हैं, मतलब एक साथ हो भी सकते हैं, एक साथ नहीं भी होते हैं। अब डेजर्ट प्लांट समझिए, वो रात में ना, जो कैक्टस प्लांट होता है वो रात में ना CO2 को एब्जॉर्व करता है, रात में CO2 को एब्जॉर्व करता है रात में, और सुबह फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी CO2 को पहले एब्जॉर्व कर रहा है और बाद में फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली देखा जाता है कि पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, उसी दौरान तुरंत में CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है और तब जाके सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्रिया चालू होती है। लेकिन कैक्टस डेजर्ट प्लांट में वैसा नहीं है, वो सब रात में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और दिन में वो लोग सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब सनलाइट दिन में ऑब्जर्व होंगे तो बाद वो तो लेट से ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होगा और बाद में ना वो हाइड्रोजन CO2 से मिलेगा तब ग्लूकोज बनाएगा। तो समझ रहे हैं, मतलब एक साथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब जितने जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको पता होगा कि लीफ में ग्रीन डॉट्स होते हैं जो है ना, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये एक सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, क्लास 9 तो हमने पढ़ा होगा, है ना। और इसी को हम लोग, और इसी में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे मैं सोच रहा हूँ ना दोस्तों कि जी इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है ना, इसका मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो अपलोड करके समझाऊँ। इसमें से हम लोग समझाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो है ना, तो मैं अलग से सोच रहा हूँ समझा दूँ। हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ मैं ज़रूर जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगे ना, उसको मैं आपको अलग से वीडियो लाके उसमें आपको समझा दूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा एक वन एंड ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टोमेटा का ये क्लोरोप्लास्ट है और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये दोनों, ये इसका गार्ड सेल है। यहाँ पे स्टोमेटल पोर है, यानी स्टोमेटा का छेद है यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब देखिए ये वाला स्टोमेटा जानते हो क्या है, स्वेल है, और ये वाला श्रिंक है, ठीक है, यानी फूला हुआ ये पचका। इसका मेन रीजन ये है ना। अब देखिए पहले हम स्टोमेटा का फंक्शन समझते। देखिए स्वेल श्रिंक भी समझेंगे इससे, लेकिन पहले फंक्शन समझ लीजिए। होता क्या है ना कि स्टोमेटा का मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। हमको पता है यहाँ पे O2 बना है, O2 बना है। अब O2 तो प्लांट के लिए तो कुछ हद तक इंपॉर्टेंट भी होता है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे O2 के बारे में पढ़ेंगे। वो रेस्पिरेशन में हर जीव को O2 की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि प्लांट जो है ना
O2 तो रिलीज करता है और ले लेता है CO2। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, यानी O2 को निकालना और CO2 को लेना, तो ये काम भी करता है स्टोमेटा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल एज, जो स्टेम, रूट्स और लीव्स पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ये सब स्टोमेटा ही करवाता है। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। उसके बाद इसका मेन काम होता है ना, प्लांट को फोटोसिंथेसिस देना। और एक लास्ट एकमात्र एक फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं जो गार्ड सेल से होता है, और बीच में स्टोमेटल फंक्शन, स्टोमेटल पोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब होता क्या है ना कि स्टोमेटा में ना कभी कभी वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा उसमें वाटर फ्लो कर जाता है स्टोमेटा में कि स्टोमेटा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। अब जिस चलते जो स्टोमेटल पोर होता है वो खुल जाता है, और सारा जो पानी इसके अंदर घुस गया था, जो ज़्यादा हो गया था, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स के तौर पे वो सेल से रिलीज होता है और श्रिंक हो जाता है, यानी पचक जाता है। यानी जब पानी ज़्यादा हो गया तो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और जब पानी निकल जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। तो दो फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ये स्वेल स्टोमेटा है, अपने स्टोमेटल पोर से श्रिंक हो जाता है, एक्स्ट्रा पानी को रिलीज कर देता है और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। यानी यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, है ना। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हमने खत्म कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और मैं आपको उम्मीद कर दूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम वीडियो को यहाँ पे तुरंत समाप्त करते हैं, और मैं जल्द से जल्द पार्ट 3 इसका लाऊंगा, इस चैप्टर का, है ना। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, कुछ चीज़ सीखने को मिला हो, समझे होंगे, तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।